हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। संविधान हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम इसको कवर करेंगे टॉपिक वाइज। आज हम पढ़ेंगे अधिनियमों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण हमारा जो पूरा अधिनियम है ना, हम सबको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अधिनियम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने देखे होंगे पेपर में कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई, सेंटर में कब की गई, ठीक है, राज्यों में कब की गई। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। और 1726 से अधिनियम से लेकर जो 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, उन सभी को समझेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट संविधान हम पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, आज पहला टॉपिक है हमारा संवैधानिक भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, कैसे भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो शुरू होता है 1600 ईस्वी से। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लंदन के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है संविधान बनने की। ठीक है, स्थापना कैसे होती है? जो एलिजाबेथ प्रथम थी, वहाँ की जो महारानी थी, वो कंपनी को 15 वर्षों का एक अधिकार पत्र देती है कि आप इंडिया में जाओ और वहाँ जाके आप एक बिजनेस करो। ठीक है, तो 1600 में कंपनी आ जाती है इंडिया। कंपनी को इंडिया में इस्टेब्लिश होने में लग जाते हैं लगभग 100 साल से भी ज़्यादा। तो पहला अधिनियम जो आता है यहाँ पे वो आता है 1726 का एक अधिनियम। ठीक है, एक छोटा सा अधिनियम आता है जिसके तहत क्या किया जाता है, एक छोटी सी चीज़ की जाती है कि शॉर्ट कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के अंदर शॉर्ट कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई जाती है? 1726 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कंपनी धीरे धीरे कैसे अपना अधिकार बढ़ाती है। सबसे पहले आता है प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है, ब्रिटिश के बीच में। ब्रिटिश कमांडर कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव, ये नेतृत्व करता है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब होता है। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। बंगाल में अच्छी खासी पकड़ यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है कंपनी की। ठीक है, मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति था, उसका साथ रहता था, उसने उसके साथ विश्वासघात किया और उसी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर ब्रिटिश अंग्रेज़ों को जिताने में कामयाब हो गया। अब यह हुआ क्या कि मीर जाफ़र ने जब अंग्रेज़ों की मदद करी तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसी को बंगाल का नवाब बना दिया, मीर जाफ़र को। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब कंपनी ने देखा, जो कंपनी में बड़े बड़े और अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि जो मीर जाफ़र है ये रॉबर्ट क्लाइव की क्या है, कठपुतली है। तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अब जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया तो 1764 में मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की एक संयुक्त सेना आती है और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में जो अंग्रेज़ कमांडर था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कमांडर कौन था? हेक्टर मुनरो था। वहाँ पर भी अंग्रेज़ों की जीत हुई। इन तीनों की संयुक्त सेना जो थी वो पराजित हो गई। ठीक है, इस युद्ध के बाद क्या हुआ, प्लासी के बाद तो बंगाल में कंपनी मजबूत हुई थी, लेकिन जब उन्होंने इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया तो पूरे भारत में कंपनी थोड़ी बहुत मजबूत होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, मजबूत होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी, उसने कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए एक्ट लाने शुरू कर दिए। ठीक है, पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कंपनी को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए उसके लिए आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कब आता है? 1773 में। प्रश्न पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में पारित हुआ था। और उस वक्त जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ जो थे वह उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ, अब हम उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इस अधिनियम के तहत कंपनी को चलाने के लिए कि कंपनी को किस तरीके से, क्योंकि इस अधिनियम का मेन मकसद ये था कि ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण करना चाहती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, कंपनी को डायरेक्ट करेगा, कंपनी कैसे चलेगी, क्या क्या कंपनी को करना होगा। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। ठीक है, यानी कि जो कंपनी राजनीतिक कार्य करेगी, अगर किसी राज्य के साथ कोई संबंध स्थापित करते हैं या कोई प्रशासनिक कार्य करेगी तो उनको मान्यता दे दी गई। यानी कि ये कार्य जो कंपनी कर रही है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको मान्यता दे दी गई। अगला क्या दिया गया
केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी कि जो अलग अलग छोटी छोटी वहाँ पर प्रेसिडेंसी बनाई हुई थी, जैसे मद्रास में बनाई हुई थी, ठीक है, बॉम्बे में बनाई हुई थी, उन सब को हटाकर क्या बना दिया, एक प्रेसिडेंसी बना दी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और जो बाकी के गवर्नर थे उनको उसी के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो सर्वोच्च अब बन चुका था कंपनी का, वो कौन था, कलकत्ता का जो गवर्नर था, उसी को वहाँ पर एक मेन पावर के रूप में स्थापित कर चुके थे ये, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया इस अधिनियम के तहत। अभी तक क्या था, गवर्नर था बंगाल का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। अब इन्होंने क्या करा, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, एक परिषद का गठन कर दिया गया, जिसमें गवर्नर जनरल होता था और 4 अन्य सदस्य होते थे। एक परिषद बना दी गई, ठीक है। वो परिषद क्या करती थी, सारे रूल्स, ये एक तरीके से एक सरकार थी। ये सरकार में ये लोग होते थे, एक गवर्नर जनरल होता था बंगाल का और 4 अन्य सदस्य होते थे जो कि उसको मदद करते थे रूल बनाने में, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी अधिनियम के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई 1774 में, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1774 में, किस अधिनियम के तहत की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। इसके पहले जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो थे सर एलिजा एम्पे थे। और जो अन्य न्यायाधीश थे, इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, एक जो मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य, 3 के नाम ये है, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। बहुत रेयर चांस होता है कि इन तीनों के नाम पूछे जाएं, मेनली इसी का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या क्या काम किए मैंने आपको बता दिया, इस एक्ट ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी, वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति कर दी, केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया, ठीक है। और क्या किया, इसमें कंपनी को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी स्थापना कर दी, ठीक है। चलिए अगला क्या हुआ, अब आता है अगला एक्ट, वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में आता है। इस एक्ट के तहत क्या गया, पहले ये एक्ट आया क्यों था, ये एक्ट आया था कि जो कंपनी के ऊपर अधिकार या नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की थी, तो कंपनी भी थोड़ी बहुत हो गई थी कि हम पे ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो दोनों के बीच एक सेटलमेंट के लिए एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो परिषद थी, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया कि 4 सदस्य होते थे, गवर्नर जनरल होता था, जो एक टाइप की सरकार थी, उसको सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। पहले सुप्रीम कोर्ट के वो अधीन थी, लेकिन अब उसको मुक्त कर दिया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से। तो ये इसमें क्या गया, कंपनी को यहाँ पर थोड़ी सी राहत दे दी गई, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ, लेकिन जो कंपनी को राहत मिली तो ब्रिटिश सरकार को लगा इनको कुछ ज़्यादा ही हमने ढील दे दी। एक और एक्ट आ जाता है उसके बाद 1784 में, जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही था, अब आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आया क्यों था, यह राजनीतिक कार्यों के लिए, जो भी कंपनी के राजनीतिक कार्य होने थे उनको कंट्रोल करता है कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनको कंट्रोल कौन करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था, राजनीति के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था, व्यापार के लिए, ठीक है। और क्या किया गया इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में एक कोर्ट स्थापित कर दी गई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति या कोई गवर्नर जो भारत में प्रशासन ठीक से नहीं चलाता है, उसके खिलाफ शिकायत आती है, उसके खिलाफ मुकदमा कहाँ चलता था, इंग्लैंड में, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंग्लैंड में एक कोर्ट स्थापित कर दिया गया इनके ऊपर, ठीक है। इसी अधिनियम के विरोध में 1784 के विरोध में ही जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने इस्तीफ़ा दिया अपना और वो इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाके इसी कोर्ट के थ्रू उस पर एक महाभियोग का जो था वो लगाया गया, ठीक है, महाभियोग उसके ऊपर लगाया गया, लेकिन 1795 में वो बाइज्जत बरी हो जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है महाभियोग किसने लगाया था, बर्क के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। बर्क एक जज थे वहाँ पे, उन्होंने उस पर महाभियोग लगाया था वॉरेन हेस्टिंग पे, ठीक है। अब क्या होता है,
1793 में एक और अधिनियम आता है, 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत ये किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते थे जो कि राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करते थे कंपनी के, ये होते थे इंग्लैंड में। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो भारत में ही होता था, तो वो कंपनी के ही मेंबर होते थे, कंपनी से ही उनको सैलरी मिलती थी। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे ये तो इंग्लैंड में बैठते थे। इनके लिए ये कर दिया गया कि जो इसके सदस्य होंगे, ये 6 सदस्य इसमें होते थे, इनको जो तनख्वाह दी जानी थी 1793 एक्ट के तहत ये कर दिया गया प्रावधान कि उनको भारतीय राजस्व में से वेतन दिया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। ठीक है फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करता था, और अब ये प्रावधान कर दिया गया कि इनको जो तनख्वाह दी जाएगी वो भारत के जो खजाना है वहाँ से इनको दी जाएगी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट अधिनियम जो आता है वो आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, सबसे पहला कार्य क्या था, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। इससे पहले ईसाई जो पादरी होते थे उनको धर्म प्रचार के लिए भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब उनको बोल दिया कि आप आज्ञा लीजिए और भारत जा आप सकते हैं, वहाँ जाके ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो किस अधिनियम के तहत उनको ये मंजूरी दी गई, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। दूसरा काम इस अधिनियम ने क्या किया, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी कि 20 साल तक अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को और एक्सटेंड मिल गया उनको। ठीक है, तीसरा काम क्या किया इस अधिनियम ने, कंपनी का भारत से व्यापार का जो एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अभी तक क्या था कि अगर ब्रिटेन से या किसी से भी किसी को भी अगर भारत में आके व्यापार करना था तो वो कंपनी के थ्रू करता था। ठीक है, जैसे अगर किसी को अपना कोई सामान भी बेचना है तो वो कंपनी के पास जाएगा, डायरेक्टली वो बिजनेस नहीं कर सकता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया था, इस अधिनियम ने ये कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति को जो इंग्लैंड में रहता है उसको भारत में आके व्यापार करना है, वो आके डायरेक्टली अपना बिजनेस यहाँ पर स्थापित कर सकता था, कंपनी के थ्रू उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत में आके व्यापार कर सकता था। कंपनी के एक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। लेकिन चीन के साथ जो व्यापार होता था उसमें अभी भी कंपनी को एक अधिकार प्राप्त था। चीन के साथ केवल व्यापार जो करती थी वो कंपनी ही कर सकती थी। यह था 1813 का एक्ट। अब बात आती है 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम था। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो कंपनी के जो अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार थे, वो सबसे पहले ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, अब कंपनी का केवल एक काम था, ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पे शासन करना, केवल एक काम था। व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए कंपनी के, कि कंपनी अब व्यापार नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़, कंपनी ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा कि अब जब इनको शासन ही करना है तो उन्होंने जो विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। अगर पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो 1833 के एक्ट के तहत विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का। ठीक है, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना, पहला पद कौन किसको दिया गया, विलियम बेंटिक को, मैंने आपको बताया। दूसरा, परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। जो हमने पढ़ा था ना रेगुलेटिंग एक्ट में कि एक सरकार बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल होता था और 4 सदस्य परिषद होती थी एक। ठीक है, उस परिषद में बोल दिया गया कि एक विधि सदस्य भी होगा, यानी कि जो कानून वाला होगा। ठीक है, कानून बनाने वाला होगा, विधि अधिकारी होगा। और पहला विधि अधिकारी की नियुक्ति किसकी की गई थी, लॉर्ड मैकाले की। ठीक है, जिसने इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश की सारी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, उसकी सिफारिश भी मैकाले ने ही की थी। और प्रथम विधि आयोग विधि सदस्य की जो विधि अधिकारी था उसकी नियुक्ति भी की गई इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, जो सरकार थी उसमें। और पहला विधि अधिकारी कौन था, लॉर्ड मैकाले। इसी की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन भी किया गया था। ठीक है, आपको पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था, 1833 के अधिनियम के तहत। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। पहले विधि अधिकारी कौन थे, लॉर्ड मैकाले। दूसरा, इस अधिनियम ने क्या किया, इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, दास प्रथा को किस अधिनियम के तहत अवैध घोषित किया गया, 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और फाइनली 1843 में दास प्रथा को भारत से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कब इसको अवैध घोषित किया गया और कब इसको ख़त्म किया गया। ठीक है, चलिए, और एक और चीज़,
जो 1726 का हमने एक्ट पढ़ा था ना, जिसमें शॉर्ट कोर्ट की स्थापना की जाती है मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, शॉर्ट कोर्ट जो छोटे छोटे कोर्ट बनाए गए थे, उन कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, अब बात आती है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? इस अधिनियम जब ये पारित हुआ तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था, पहले अगर किसी भी अंग्रेज़ को भारत में नौकरी करनी होती थी या किसी को भी भारत में नौकरी करनी है तो वो कंपनी में जाता था, अपना नाम लिखाता था और उसको नौकरी मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया? अब कर दिया गया कि ओपन कंपटीशन होगा। ठीक है, आपको परीक्षा देनी होगी, पास होंगे तो ही आपको वहाँ पे जॉब लगेगी। तो जो अभी भारत में प्रतियोगिता सिस्टम है, कंपटीशन सिस्टम है, वो कहाँ से शुरू किया गया था? वो यहीं से शुरू किया गया था। ठीक है, 1873 के चार्टर अधिनियम के तहत। और इसी के तहत, इसी सिफारिश के लिए, इसी जो प्रतियोगिता थी, इसी के लिए एक समिति बनाई गई, मैकाले समिति, जिसका गठन किया गया 1854 में। अगला आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1857 की क्रांति के बाद यह अधिनियम आया था। ठीक है, मेनली उसी क्रांति के बाद ही आया था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड डर्बी उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट ने क्या किया? 1858 के सबसे पहला काम ये किया कि इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को ख़त्म कर दिया। इस अधिनियम ने क्या करा? दोनों पदों को ख़त्म कर दिया, दोनों समितियों को ख़त्म कर दिया, मुगल पद को ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम के तहत मुगल पद को समाप्त किया गया? तो मुगल पद को समाप्त किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, अब देखो मुगल पद भी समाप्त हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खत्म हो गया, तो शासन करेगा कौन? तो शासन जो था वो चला गया सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ठीक है, कंपनी का हाथ से शासन चला गया सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन। भारत परिषद का गठन कर दिया गया। भारत परिषद का गठन कर दिया गया जिसके अंदर 15 सदस्य होते थे। ये परिषद अब शासन चलाएगी। इस कमेटी जो थी, इसमें 8 जो होते थे वो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी होते थे और 7 जो होते थे, 7 लोग वो कंपनी के अधिकारी होते थे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो इस अधिनियम के तहत की गई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था उसको ख़त्म कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था वायसराय। तो भारत का वायसराय बना दिया गया और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और एक और चीज़ बना दी गई, भारत के राज्य सचिव का पद। ठीक है, तो भारत सेक्रेटरी का एक पद बना दिया गया, भारत सचिव का एक पद बना दिया गया। ये कहाँ बैठता था? ये ब्रिटिश संसद में बैठता था। ठीक है, ब्रिटिश संसद का एक अधिकारी होता था, ये इंग्लैंड में बैठता था। ठीक है, और मेनली जो रूल बनते थे उसमें मेन जो रोल होता था वो इसी का होता था, भारत सचिव का। ठीक है, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत बना? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1858 में ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ, इसके बाद एक और एक्ट आता है लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पर, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्योंकि अब जो शासन करना था वो जो परिषद बनाई गई थी ना पीछे, भारत परिषद, जिसमें 15 सदस्य थे, 8 ब्रिटिश सरकार से और 7 कंपनी के। अब यहाँ पर एक एक्ट आया 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत क्या किया गया? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि वित्त मंत्रालय इसको दे दिया गया, गृह मंत्रालय उसको दे दिया गया। ये जो वर्तमान में सिस्टम है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली, इसकी शुरुआत कब की गई? 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने कराई थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ये भी पूछता है क्योंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत का वायसराय था। अगला पॉइंट क्या था? इस अधिनियम के तहत जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए जो कि मान्यता प्राप्त होता था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को किस अधिनियम के तहत दी गई? 1861 में। या ऐसे भी पूछता है कि किस वर्ष वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1861 में। ठीक है, दूसरा, विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने की जो मंजूरी उसको दे दी गई। ठीक है, यानी कि नॉमिनेट आप कर सकते थे अगर आपको लगता है। विधान परिषद यानी कि जो कानून बनाएगी, जो विधि आयोग है, जो विधान बनाएगा वहाँ पर, उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए, उनको नामित करने के लिए। ठीक है, एक
यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी के तहत 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग था उसने क्या किया, उसने बनारस के कोई राजा थे, पटियाला के राजा थे और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर दिनकर राव। ठीक है, दिनकर राव, इन तीनों को उसने विधान परिषद में नामित कर दिया। ठीक है, नॉमिनेट कर दिया। अब आता है 1869 का अधिनियम। ये भी इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत वायसराय को यहाँ शक्ति दे दी गई कि जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो उनके ऊपर भी कानून बना सके। वह शक्ति वायसराय को किस अधिनियम के तहत दी गई? 1869 के अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा 1873 का अधिनियम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत वायसराय कौन था इस समय? वो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये उस समय भारत का वायसराय था। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कभी भी भंग कर दिया जा सकता है, यानी कि उनको पहले से ही वार्निंग दे दी गई कि आप अपना जो बिज़नेस है, आपका जो बोरिया बिस्तर आप उसको समेट लो, आपको कभी भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कंपनी को किस अधिनियम के तहत बताया गया? 1873 के अधिनियम के तहत कंपनी को ये बोला गया कि कभी भी कंपनी भंग की जा सकती है। ठीक है, और औपचारिक रूप से यानी कि फाइनली कंपनी को कब बंद कर दिया गया? 1 जनवरी 1884 को। क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम के तहत बंद की गई थी? 1873 के। कब बंद की गई थी? 1 जनवरी 1884 को कंपनी बंद कर दी गई यहाँ पर। ठीक है, अगला आता है हमारा अब 1876 का अधिनियम। ठीक है, अब 1876 का अधिनियम आएगा और इसमें क्या क्या होगा देखते हैं। वायसराय कौन है? लॉर्ड लिट्टन है। 1876 के अधिनियम को भारत में शाही उपाधि अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछता है शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1876 में यह अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि महारानी विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की महारानी थी उसको भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। साम्राज्य यानी कि जैसे सम्राट होता है मेल में, फीमेल में साम्राज्य होती है। ठीक है, तो उसको भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1876 के अधिनियम के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है, अधिनियम आता है, वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस वक्त भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन उस समय भारत का वायसराय है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1892 के तहत हुई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट कार्य इस अधिनियम के तहत हुआ था कि बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, बजट पर इससे पहले भारतीयों को अधिकार नहीं था कि वो बहस कर सकें, जो भी उन्हें मिलता था उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत उनको वहाँ पर उस पर बहस करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो 1892 का अधिनियम, दो इम्पोर्टेंट कार्य हुए। पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई और बजट पर बहस का अधिकार मिल गया। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? सबसे पहले तो देखो, इसमें जो वायसराय था, जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया तो वायसराय का नाम था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, ये दूसरा था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। इस सुधार को, जो भारत परिषद अधिनियम है 1909, इसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि जो मॉर्ले था ये उस वक्त भारत का भारत सचिव था इंग्लैंड में और मिंटो भारत का वायसराय था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। अब इसमें 1909 जो ये मॉर्ले मिंटो सुधार आया, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ इसके अंदर? ये हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत यानी कि जो मुस्लिम होते थे, मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, यानी कि जो भी मुस्लिम लीडर होगा उसको जो चुनेगी जनता, वो जनता भी मुस्लिम होगी। ठीक है, मुस्लिम जनता ही मुस्लिम को चुनेगी। तो यहाँ पर एक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, किसके टाइम पे की गई? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे की गई। वायसराय ये भारत में था इसका। ठीक है, इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको बोला जाता है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो इस एक्ट के तहत हुआ था। अगला, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति शुरू हो गई। ठीक है, जो चाहे वो भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद हो, चाहे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद हो, उसमें भारतीयों की नियुक्ति शुरू कर दी गई। ठीक है, यानी कि अब उसमें भारतीयों को भी शामिल कर दिया गया। पहला व्यक्ति जिसको नियुक्त किया गया था वो कौन था? उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया। इनको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में इनको नियुक्त किया गया था और ये विधि सदस्य इनको बनाया गया था। ठीक है, कानून अधिकारी इनको बनाया गया था।
अब 1909 का अधिनियम आपने देखा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए। पहला, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। दूसरा, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति शुरू की गई। पहला किसको नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अब इस एक्ट के बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम किसके टाइम पे आया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस सुधार को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू था उस समय वो भारत सचिव था और चैम्सफोर्ड उस समय भारत का वॉयसरॉय था। ठीक है, इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत की गई? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के तहत। ठीक है, जो ये द्वैध शासन था, इसका जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत? जो महालेखा परीक्षक पद था उसका सुझाव दे दिया गया भारत सचिव को। यानी कि भारत सचिव को ये कहा गया कि अगर आप जरूरी समझते हैं तो आप महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, महालेखा परीक्षक का सुझाव, पद का सुझाव किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान। ठीक है, इसके गठन को, यानी कि यूपीएससी, इसको वर्तमान में हम यूपीएससी कहते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के गठन को प्रावधान वहाँ पर किया गया। इसी के गठन के लिए 1923-24 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था ली आयोग, और इसी की सिफारिश पर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था इसके अंदर? अगला क्या है कि अधिनियम की जांच के लिए वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया। अब इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जो 1919 का अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, इसकी जांच के लिए कि इस अधिनियम ने काम सही से किया या नहीं किया, उन्होंने एक वहाँ पर एक प्रावधान किया कि 10 साल बाद एक आयोग आएगा और इस अधिनियम की जांच करेगा। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों की जांच करेगा कि वैसे ही वो कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, कब आएगा? 10 साल बाद आएगा। ठीक है, लगभग 10 साल बाद आएगा और अपनी रिपोर्ट देगा। तो 10 साल बाद इसी अधिनियम के तहत और इसी अधिनियम की जाँच के लिए आया था साइमन कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन आता है ना भारत में 1927 में, 1927 में जिसका गठन होता है, तो उसका इसी अधिनियम के तहत उसका गठन किया जाता है। ठीक है, जो बोला था ना कि वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो कि आके जांच करेगा, तो वही आयोग था साइमन कमीशन, जिसका विरोध होता है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज़ थे, इसीलिए इसका विरोध होता है। ठीक है, ये जो कमीशन आता है वो इसी अधिनियम की, कि इस अधिनियम ने कैसा काम किया उसी की जाँच के लिए भारत आता है। अगला इंपॉर्टेंट जो 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम ने किया वो था महिलाओं को वोट देने का अधिकार। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारत जो ये शासन अधिनियम था 1919 का, उसके तहत उनको दिया गया। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये भी इम्पॉर्टेंट था। इसके तहत वॉयसराय कौन था भारत में उस समय? उस समय वॉयसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। आपको पूछा जाता है किस वॉयसराय के काल में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टॉपिक है ये, अधिनियम है ये। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन उस समय भारत का वॉयसरॉय था। इस अधिनियम ने क्या किया? सबसे पहले कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी, प्रांतों में ख़त्म कर दिया। दोनों कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपको पूछता है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कब कर दिया गया? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या किया? वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि जो एमरजेंसी पावर्स होती थी वो वायसराय को दे दी गई। ठीक है, जो समय भारत के वायसराय थे उनको जो एमरजेंसी पावर होती थी, आपातकालीन शक्तियाँ होती थी, वो उनको दे दी गई। दूसरा, जो भारत परिषद थी, जो 15 सदस्य कमेटी बनाई गई थी ना 1858 के एक्ट के तहत, उसको ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बता दी गई यहाँ पर। यानी कि अब जो भी काम होगा वो ब्रिटिश संसद के द्वारा डायरेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। वो परिषद ख़त्म कर दी गई जिसमें कंपनी के भी लोग होते थे और
जो सरकार थी उसके भी लोग होते थे, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया, भारत और बर्मा को विभाजित कर दिया गया। कब किया गया, 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा यानी कि म्यांमार, तो भारत और म्यांमार को अलग अलग कब कर दिया गया, 1937 में कर दिया गया, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसी 1935 के अधिनियम के तहत कि आरबीआई का गठन कर दिया जाता है 1936 में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन भी इसी अधिनियम के तहत होता है। अंत में आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। इस अधिनियम के तहत ये डिसाइड किया गया था कि भारत को यहाँ पर 2 अधिराज्यों में विभाजित किया जाएगा, 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। कौन आया इसके तहत वायसराय बनकर, लॉर्ड माउंटबेटन इसके तहत वायसराय बन के आया। जो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई को 1947 को ये बिल पास हो गया था, यानी कि कंफर्म हो गया था 18 जुलाई 1947 को कि 2 राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और क्या किया गया, जो ये अधिनियम था इसके अंदर कुल कितनी धाराएं थी, तो इसके अंदर कुल 20 धाराएं थी, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थी। और एक और प्रावधान कर दिया गया कि जब तक दोनों देशों के संविधान सभाएं जो बनाई गई थी वो नया संविधान नहीं बना लेती हैं, तब तक जो भी शासन चलेगा वो 1935 के अधिनियम के तहत ही चलेगा, ठीक है। इसीलिए भारत का जो संविधान है उसका जो मुख्य सोर्स है वो कौन है, वो 1935 का अधिनियम ही है, ठीक है। ये कर दिया गया। ये क्या किया कि जब बिल पास हो गया तो उन्होंने बिल में ये बोला कि जो सत्ता होगी, जो पावर होगी, वो दोनों देशों की संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। और जब तक संसद जो संविधान सभा है वो संविधान नहीं बना लेती है तब तक जो शासन चलेगा वो 1935 के अधीन ही चलेगा। रियासतों को ब्रिटिश जो अधिकार था वहाँ से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। आपको पूछेगा कि देसी रियासतों को किस अधिनियम के तहत आज़ाद कर दिया गया था या मुक्त कर दिया गया था, तो वो था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। उन रियासतों को ये आज़ादी दे दी गई कि वो किस देश में जाना चाहते हैं, वो भारत में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाएँ, पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएँ। तो ये कुछ किया गया 1947 के अधिनियम के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे सारे एक्ट, अधिनियम, जितने भी चार्टर एक्ट हमने देखे, ठीक है फ्रेंड्स। 1726 से लेकर इम्पोर्टेंट 1947 तक सभी इम्पोर्टेंट अधिनियम जो थे उनको हमने देखा, उनको अच्छे से डिस्कस करा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको देखा, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत की संविधान सभा के बारे में, ठीक है। कैसे संविधान शब्द आया, कैसे कहाँ से उसका गठन हुआ, कैसे कैसे उसका बना है, ठीक है। पूरी संविधान, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ेंगे, फिर सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ऐसे एक एक टॉपिक वाइज हम इसको करते जाएंगे। आप वीडियो को देखते जाइए, लाइक करते जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।